गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज 21 अगस्त का देखेंगे द हिंदू। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज ये है कि इस समय चल रहा है मानसून सेशन। क्या चल रहा है? मानसून सत्र। किसका? संसद का। और इस समय कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो इसी वक्त हम जान लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। पहले हम सत्र समझते हैं। सत्र कितने होते हैं? संसद के सत्र कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, जो फरवरी में स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है मानसून सत्र, जो अभी जुलाई में स्टार्ट हुआ। और इसके बाद कौन सा होगा? शीतकालीन, ठंडी में होगा, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। इंग्लिश में बोलते हैं सेशन। बजट सेशन, मानसून सेशन और शीतकालीन सेशन। एक और बात इसके बारे में, वर्ष में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? ये संविधान में प्रिस्क्राइब्ड है। कितने सत्र होने ही चाहिए? तो 2। एक क्वेश्चन इसी में घूम के पूछा जाता है, घुमा के, कि 2 सत्रों के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कितना अंतर हो? बताइए। 6 माह, क्योंकि साल में 2 मैंडेटरी है। अब यहीं से शुरू होता है सत्र। सत्र आपने जान लिया। सत्र होता क्या है कि जो सदन की बैठकें चलती हैं उसी को सेशन का पीरियड होता है पर्टिकुलर। तो सदन की जो बैठकों का पीरियड होता है लोकसभा या राज्यसभा की, उसी को बोलते हैं सत्र। तो सत्र कौन बुलाता है? बहुत पूछा जाता है आप लोगों से, कौन बुलाता है? तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। क्योंकि आपको पता होगा संसद के कौन कौन शामिल होता है संसद में। तो संविधान में जो है, आपसे जब कोई पूछे कि संसद में कौन कौन शामिल है, तो संविधान के अनुसार इसमें 3 चीजें शामिल हैं। एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। इनका मतलब होता है संसद। ये 3 लोग इसमें शामिल हैं। सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। संसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। बुलाने के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं इसकी जगह पर, सत्र आहूत कौन करता है? एक तो ये पूछा जाता है, कभी कभी इसको मिला के पूछते हैं, सत्राहूत, संधि विच्छेद। तो सत्राहूत करता है आगे, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। इसका मतलब क्या होता है? सांसदों की बैठक बुलाना। कहाँ? संसद में। क्यों? ताकि कानून बनाए जा सकें। क्योंकि सदन का काम क्या है? संसद क्या है? विधायिका है। संसद क्या है? विधायिका है। सरकार की विधायिका है। और विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका किससे बनी? विधान से। तो इसका काम होता है विधान बनाना। विधान का मतलब लॉ, कानून। देखिए, तो ये हो गया सत्र कौन बुलाता है यहाँ पर। अब सत्र जब बुला लिया गया तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में थोड़ा सा। अब बैठक चल रही है, सत्र की बैठक चल रही है।
अब बैठक चल रही, इसी में कुछ लोगों ने व्यवधान उत्पन्न कर दिया। हंगामा खड़ा कर दिया अपोजिशन ने, मान लीजिए। तो अब कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कार्रवाई होना मुश्किल, समझ रहे हैं? तो जब कार्रवाई नहीं हो पाएगी, कहाँ संसद की कार्रवाई? आप लोग भूल मत जाइए हम प्रोसेस पर कहाँ हैं। अब जब मुश्किल हो जाती है तो क्या होता है, सदन का जो अधिकारी होता है क्या कहता है, बैठक स्थगित कर देता है। क्या कर देगा? बैठक स्थगित। संसद की बैठक, या संसद की क्या, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों की अलग अलग होती हैं बैठकें। इस ये कौन करेगा? संसद में जो बैठक चल रही है लोकसभा में, उसको वो स्थगित हो गई, तो ये कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। सदन का पीठासीन, पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है जो अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। और आपको पता होगा, लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है, तो लोकसभा में अगर करना है तो स्पीकर करेगा, और वहां करना है तो राज्यसभा में तो सभापति करेगा। जो भी अध्यक्ष होगा वो करेगा, ठीक। तो आपसे पूछा जाता है कि सदन का जो स्थगन होता है वो कौन करता है, तो आप बताइए। सदन का पीठासीन अधिकारी, और स्पष्ट आता है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति। कुछ भी आए, बात वही है। स्थगित होने का मतलब क्या होता है कि सदन की बैठक कुछ समय नहीं होगी, कुछ समय के लिए। कुछ समय क्या होता है, ये जो समय है ये 1 घंटे से लेकर हफ्ते, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी का एक वर्जन होता है स्थगन का, क्या आपको आता है लिखने, अनिश्चित काल के लिए स्थगन होना। तो हिंदी में है, इंग्लिश में शब्द यूज करते हैं एडजर्न साइन डाई। इसका मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। आपसे ये पूछा जाता है तो अनिश्चित काल के लिए स्थगन, तो स्थगन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी, आपसे पूछा जाता है। अब स्थगन हो गया, मान लीजिए अगले चरण में क्या हुआ कि मान लीजिए सदन की सारी काम हो गए, सदन के सारे काम कंप्लीट, जो भी काम देख दिए थे राष्ट्रपति ने, सब काम पूरे हो गए। अब क्या होगा, जब पूरे हो गए तो क्या करना होगा, सदन की बैठक खत्म करो। मतलब अब बैठक की जरूरत नहीं है। इस बैठक को खत्म करने को बोलते हैं अवसान। अब किसका अवसान होगा? सत्र का। तो सत्र अवसान को जब जोड़ोगे, अवसान मतलब होता है खत्म होना, तो सत्र अवसान हो जाएगा सत्र अवसान। तो ये कौन करेगा? जिसने बुलाया था। सत्र किसने बुलाया था? स्वाभाविक सी बात है, जो मीटिंग, कोई मीटिंग है, जो उसको बुलाएगा वही खत्म करेगा। राष्ट्रपति ने बुलाया था, सो इसकी बैठक को राष्ट्रपति खत्म करेगा अपने आदेश से। तो ये हमने समझ लिया जो इस समय चल रहा है उसी से। आपको होप सो समझ में आ गई होंगी चीजें। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई चल रही है उसी पर आज फिर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, हिंदी में क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा जो सलाह मांगी गई है उस पर सुनवाई चल रही है। यहाँ पर हम आज जो मामला कहाँ का था,
तमिलनाडु का, कई बार हम चर्चा कर रहे हैं, तमिलनाडु का केस था जिस पर सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्यपाल एंड राष्ट्रपति के लिए क्या कर दिया था, समय सीमा निर्धारित कर दी थी, टाइम फिक्स कर दिया था। अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, सुनते रहेंगे, स्टोरी याद होती रहेगी, वो जरूरी है, ना कि आपको पढ़ के याद करना पड़े। इसलिए लगातार एक ही टॉपिक पढ़ते रहेंगे जब तक समझ में आ रहा है, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी थी। इशू को लेकर राष्ट्रपति ने कुछ सवाल पूछे हैं सर्वोच्च न्यायालय से। कल हमने चर्चा की थी अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का सलाहकारी, राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति या सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी अधिकारिता, एडवाइजरी जुडिक्शन होता है। आज कुछ और आर्टिकल्स चर्चा में हैं। एक है अनुच्छेद 111, ये किससे जुड़ा हुआ है आर्टिकल, विधेयकों पर अनुमति से जुड़ा हुआ है। और कौन देगा विधेयकों पर अनुमति, ये जुड़ा है राष्ट्रपति से। ठीक, संसद द्वारा पारित विधेयकों को प्रस्तुत किया जाता है किसके सामने, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास नहीं, राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए। ठीक, अब जब राष्ट्रपति के सामने आएगा तो राष्ट्रपति के पास विकल्प क्या है, तो राष्ट्रपति के पास विकल्प हैं। पहला विकल्प अनुमति देना, अनुमति दे दिया, कानून बन गया, जो बिल था क्या बन गया, कानून। दूसरा विकल्प है अनुमति विदहोल्ड करना या अनुमति ना देना, कानून नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाया, मतलब रिजेक्ट कर दिया, बिल रिजेक्टेड। दूसरा वापस कर देना, किसको, संसद को, जहां से आया वहीं वापस जाता है, तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन वीटो। कुछ समय के लिए टल गया कि अभी कानून तो नहीं बना क्योंकि वापस ही हो गया है। चौथा एक होता है कोई कार्रवाई न करना, पड़ा रहने दो, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो को सिर्फ एक ही राष्ट्रपति ने एक्सरसाइज किया है,
उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। और मामला क्या था? पोस्टल बिल से जुड़ा हुआ था। हम लोग जो बाई पोस्ट लेटर भेजते हैं उनको खोल कर चेक कर लिया जाएगा कि क्या आपने उसमें लिखा है, तो प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। इसी वजह से ज्ञानी जैल सिंह ने इसको अनुमति नहीं दी। ये तो हो गया अनुच्छेद 111 का मामला। यहाँ पर आपको एक सिविल सर्वेंट की प्रिपरेशन के नाते आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। अनुच्छेद 11 में जो आज पेपर में आया है, अनुच्छेद 11 में राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय नहीं है। मतलब कब तक अनुमति देगा, उसमें शब्द का प्रयोग किया गया है एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल मतलब जितनी जल्दी संभव हो सके वो वापस करेगा। इसी के बारे में आया हुआ है। संविधान, हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 6 सप्ताह का समय फिक्स किया गया था। 6 सप्ताह की समय सीमा थी कि राष्ट्रपति 6 माह में अपनी अनुमति दे ही देगा या वापस करेगा, जो भी करना है कार्रवाई करने के लिए। और ये जो प्रावधान था मूल संविधान के अनुच्छेद 91 में था। मूल संविधान का मतलब जो ड्राफ्ट बना था। ड्राफ्ट का मतलब होता है कच्चा, कच्चा संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। ठीक, एक ये चर्चा में आर्टिकल था। दूसरा चर्चा में आर्टिकल है अनुच्छेद 200। ये क्या होता है? अनुच्छेद 200 में भी सेम प्रावधान है राज्यपाल के संदर्भ में। राज्यपाल द्वारा विधेयक की अनुमति। तो विधेयक राज्यपाल के पास आएगा कहां से पास होकर? विधानमंडल से। पारित विधेयक को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, बिल को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब उसके पास विकल्प क्या है? जो केस चल रहा है वो इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है, इससे आपको समझ में आएगा स्पष्ट रूप से। राष्ट्रपति के पास पहला विकल्प है अनुमति देना, और अनुमति दिया, जैसे ऊपर पढ़ा था सेम कानून बन गया। अनुमति नहीं दिया तो बिल विधेयक रिजेक्ट, सेम वही पुराना वाला जो राष्ट्रपति वाले केस में। ठीक। तीसरा, वापस कर देना, बिल को वापस जहां से आया था, यही होता है सस्पेंशन वीटो। लेकिन जब फिर आएगा तो अनुमति देना पड़ेगा। जब फिर से पारित होकर आएगा तो अनुमति देना है, मैंडेटरी है। चौथा विकल्प क्या है? अनुच्छेद 200 में राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर ले। ये हो गया 200 के तहत राष्ट्रपति के पास। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो गया बिल। अब पावर शुरू होगी अनुच्छेद 201 की। ये
आरक्षित विधेयक पर किसने आरक्षित किया है? राज्यपाल ने। पर राष्ट्रपति द्वारा एक्शन, क्या एक्शन लेगा राष्ट्रपति? आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति एक्शन क्या लेगा? पहला है अनुमति दे दे, विधेयक है तो अनुमति देना है। दूसरा रिजेक्ट कर दे, देखिए राज्य का मामला है, रिजेक्ट कर सकता है। तीसरा वापस कर दे। और राज्यपाल को कहे कि इसे विधानमंडल को वापस भेज दो, कि वह पुनः विचार करे। अब वापस भेजा राज्यपाल ने, फिर राज्यपाल फिर क्या करेगा? ऐसे बिल को राज्यपाल फिर भेजेगा, वापस आ गया, फिर भेजेगा राष्ट्रपति को। अभी भी राष्ट्रपति अनुमति के लिए बाध्य नहीं। राष्ट्रपति जो चाहे कर सकता है, वो अनुमति के लिए वो बाध्य नहीं है कि हम उनके हिसाब से काम करेंगे। ये है मसला पूरा जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट, ओडीआई वर्ल्ड कप आपको पता है होने वाला है किसका? महिलाओं का। हम आज बताएंगे कहाँ हो रहा है। जस्ट छोटी छोटी इन्फो, संयुक्त रूप से होस्ट करेंगे इंडिया और श्रीलंका। नेक्स्ट है कोर सेक्टर को लेकर के आया है एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी इन डिमांड। मांग को लेकर वैश्विक अनिश्चितता, ये आपने देखा होगा, इसमें है किसमें? ग्लोबल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग डिमांड, ये इकोनॉमिक्स वाले में मिलेगा आपको। तो वैश्विक अनिश्चितता क्यों है? इसके रीजन है टैरिफ वॉर, जो टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, प्लस जियो पॉलिटिकल कंडीशंस। इन दोनों ही चीजों से क्या हो रहा है? वैश्विक अनिश्चितता का माहौल है मांग को लेकर के। टैरिफ वॉर, क्योंकि टैरिफ की दरें क्या कर दी गई हैं? बढ़ा दी गई हैं। जियोपॉलिटिकल जो कंडीशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इजराइल का रेफरेंस है, जो इजराइल में युद्ध चल रहा है, विशेष रूप से वो यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, ये स्पेसिफिक रेफरेंस में इनका मतलब है। अब इन जब वार होता है तो डिमांड नहीं होती है, इनकी वजह से क्या होगा? देखिए जो मांग होती है, पहले हम मांग समझ लेते हैं। डिमांड, मांग मतलब वस्तुओं की खरीदारी। तो दो जगह के, एक देश के लिए मांग दो प्रकार की होती है, दो जगह होती है। एक होती है घरेलू मांग और एक होती है विदेशी मांग, जिसको एक्सटर्नल बोलते हैं। विदेशी मांग का मतलब बाहर के आपके जो कस्टमर हैं। तो विदेशी मांग से तात्पर्य यहाँ क्या हुआ? जो अमेरिका है, भारत को छोड़कर जितने भी देश हैं। घरेलू मतलब भारत में जो लोग, भारत में जो मांग है, भारत में मांग मतलब भारत में जो कस्टमर खरीदते हैं। अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। अब विदेशी मांग घटेगी, क्यों घटेगी? क्योंकि हमारी वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया गया है। टैरिफ लग गया है तो टैरिफ बढ़ाया हुआ है 50%, तो हमारी वस्तुएं क्या होंगी? कम बिकेंगी। वस्तुएं
बिक्री कम होगी, कम बिक्री को बोलते हैं क्या है, ये मांग घट जाएगी हमारी। और जब मांग घट जाएगी तो हम उत्पादन भी हमारे यहाँ क्या होगा, उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो रोजगार भी सृजन कम होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। उत्पादन कम हुआ तो निवेश भी कम होगा। यही वहां पर है जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये स्टोरी वही लिखी हुई है। तो और इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, विशेष रूप से बताया गया एमएसएमई सेक्टर पर पड़ा हुआ है। एमएसएमई सेक्टर में कौन कौन से हैं, एक तो टेक्सटाइल है, कपड़ा, रत्न आभूषण, फिशरीज, इन पर प्रभाव पड़ा हुआ है। क्योंकि जब मांग नहीं होगी तो कोई व्यक्ति क्यों पैसा लगाएगा कि हम उत्पादन करें, नुकसान तो कोई नहीं करना चाहता। तो ये है स्थिति। अब विकल्प क्या है, भारत को घरेलू मांग जनरेट करनी चाहिए यहाँ वाली। तो कैसे जनरेट किया, अभी आपने कल परसों था न्यूज में, जीएसटी रेट कम करने के लिए मोदी जी ने अनाउंस किया 15 अगस्त को। जीएसटी रेट कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा वस्तुओं पर टैक्स कम। अब वस्तुओं पर टैक्स कम हुआ तो वस्तु क्या होगी, सस्ती। और जब वस्तु सस्ती होगी तो लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे। खरीदेंगे तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था चलेगी। ये है इसका रीजन। ठीक है, ये आपको जब यूपीएससी में सॉल्व कर रहे होंगे पीटी और मेंस में तो बहुत हेल्पफुल करेगा एक्सप्लेनेशन आपका। तो ये बहुत जरूरी है। कोर सेक्टर आया हुआ है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। ठीक है, ये पब्लिश कौन करता है, किसने किया है, प्रकाशित कौन करता है, तो वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, लेकिन कोर इंडस्ट्री इन्होंने बताई कितनी है, कोर इंडस्ट्री को बोलते हैं उद्योग, 8। ये नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपसे नाम पूछ लिया जाता है कि कौन कोर इंडस्ट्री में शामिल है, कौन नहीं शामिल है। सो यू हैव टू नो, यू हैव टू रिमेंबर 8 नेम्स। ठीक है, पहला क्या है, ऊर्जा वाले चारों शामिल हैं, 4-5 हैं। तो एक तो हो गया आपका पेट्रोलियम, जिसे हम लोग बोलते हैं कच्चा तेल। ठीक, दूसरा हो जाएगा, इसी से निकलती है क्या, नेचुरल गैस प्लस कोयला। ये सब विद्युत बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या ऊर्जा है, प्लस इनसे बनाते हैं विद्युत। ये हो गए 4। और 4 कौन से हैं, और है एक है आपका सीमेंट, घर बनाने के लिए, स्टोव बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए चाहिए, रोड बनाने के लिए। और क्या जरूरी है, स्टील, हर चीज में जरूरत पड़ती है, घर बनाने से लेकर सड़क रोड सब चीज में, फैक्ट्री। और क्या चाहिए, उर्वरक, ये कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। अब क्या बचा, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, स्टील हो गया, रिफाइनरी बचा। रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी उत्पाद से तात्पर्य है यहाँ पर जो कच्चा तेल रिफाइनरी में जाता है तो उससे बनते हैं डीजल और पेट्रोल। ये 8 याद रखेंगे, मैचिंग में आता है तो आपको इजी रहेगा मैच करने में। नेक्स्ट है, अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट हुआ है। तो अग्नि 5 मिसाइल है, ये तो इसमें लिखा ही हुआ है। तो मारक क्षमता कितनी है इसकी, 5 लिखा हुआ है तो 5,000 है, ये किलोमीटर में है। ठीक, जब इतनी मारक क्षमता होती है तो ऐसी मिसाइल को बोलते हैं आईसीबीएम,
इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फुल फॉर्म एक आध बार पूछा गया है। आई फॉर इंटर, सी फॉर कंटिनेंटल, बी फॉर बैलिस्टिक, एम फॉर मिसाइल। इससे एक बात और पता चलती है कि ये क्या, अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब ये हुआ, ये अगर सरफेस है पृथ्वी का, तो यहाँ से अगर छोड़ी गई तो ये ऐसे जाती है और ऐसे टारगेट पर हिट करती है। यहाँ पे आके ये टारगेट है, भू भू हो जाएगा ये, और यहाँ से छोड़ी जाती है। ठीक, तो इससे दो चीजें पता चल रही। इसका शेप कैसा है? परवलयाकार है। इसका जो पथ है, कहीं कहीं पूछा जाता है, पैराबोलिक। प्लस ये मिसाइल कौन सी सरफेस से छोड़ी गई है, सरफेस पर हिट किया है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। मिसाइल अपने आप में कुछ नहीं होती है। मिसाइल सिर्फ एक मिसाइल माध्यम है ले जाने का। मिसाइल में कुछ होता नहीं है। क्या ले जाने का? मिसाइल एक माध्यम है ले जाने का। क्या? हथियार। हथियार दोनों प्रकार की ले जा सकती है। एक तो परमाणु हथियार भी ले जा सकती है, और परम पारंपरिक हथियार या परंपरागत। परंपरागत हथियार जो बम विस्फोट होते हैं वो, परमाणु जो है वो परमाणु हथियार है, परमाणु हमले जो करते हैं वो। तो दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। होता क्या है कि जो मिसाइल होती है, सेम रॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसका जो आगे वाला पोर्शन होता है, ये यहीं पर हथियार होता है। इसको बोलते हैं वार हेड। और इसी में विस्फोट भरा होता है, 1 टन 2 टन 3 टन। जब ये सतह से टकराती है तो विस्फोट हो जाता है, जो भी स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो नष्ट हो जाती है। इतनी जानकारी तो हम लोगों ने ले ली। एक जानकारी और इम्पोर्टेंट जो बची, वो क्या, कहाँ किसने बनाया है? तो बनाने वाला है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो टेस्ट किया गया वो कहाँ किया गया? टेस्ट मिसाइलों का भारत में एक ही जगह पर होता है। उसका नाम क्या है? इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। नाम ही टेस्टिंग रेंज। जो कहाँ है? चांदीपुर में। कौन सा पुर है? चांदीपुर। और चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में। यहीं पर टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि भारत का ये नक्शा है, ये है आपका उड़ीसा। यहीं से मान लो टेस्ट किया जाता है। ये है समुंदर, हम यहीं पर टेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर समुंदर है, समुद्र है बेसिकली। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 7, एक क्विज आई है द हिंदू में वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के, तो उसी को हम आपसे साझा करते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उपराष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें या तथ्य क्या है? जैसे अब तक कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं, कितने उपराष्ट्रपति हो चुके हैं? 14 हो चुके हैं, ये 15वां का चुनाव चल रहा है। ठीक, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति की एक योग्यता होती है
वह राज्यसभा का सदस्य की योग्यता रखता हो। का सदस्य बनने की योग्यता हो। ऐसा क्यों? ऐसी योग्यता क्यों रखी गई? क्योंकि वह राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को क्या बोलते हैं? पदेन सभापति होता है। किस लिए योग्यता रखी गई है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कितने राष्ट्रपति, कितने वाइस प्रेसिडेंट ने 10 साल का टेन्योर पूरा किया? तो इसमें 2 राष्ट्रपति हैं, एक हामिद अंसारी और पहले हैं राधा कृष्णन। पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे हैं डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो एक बार नजर रखेंगे इन चीजों पर। कितने वाइस प्रेसिडेंट बाद में राष्ट्रपति बने? तो इनकी संख्या है 6। नाम क्या है इनके? पहले तो राधा कृष्णन जी हैं, दूसरे आपके वीवी गिरी हैं, जाकिर हुसैन हैं, शंकर दयाल शर्मा आर वेंकटरमण और के आर नारायणन। और लास्ट क्वेश्चन है इनसे जुड़ा हुआ, कितने वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को भारत रत्न मिला है? तो ये है 2 लोग। 2 लोगों में पहले हैं राधा कृष्णन, ये पहले उपराष्ट्रपति थे ही हमारे। इन्हें फिलोसफर राष्ट्रपति भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, फिलोसफर, फिलॉसफी जो लोग पढ़ते हैं, इनका सब्जेक्ट भी था, टीचर थे, पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, तो इन्हें फिलोसफर प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। और दूसरे हैं जिन्हें भारत रत्न मिला, वो हैं हमारे जाकिर हुसैन। सॉरी, ये 3 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। लास्ट है वीवी गिरी, ये 3 लोगों को दिया गया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक चर्चा करेंगे, टेक्स्ट और कंटेक्स्ट से आया है, उसमें आउटर स्पेस ट्रीटी का रेफरेंस है। बाह्य अंतरिक्ष संधि कब की है? 1967 की। 7 में ही साइन हुई थी, 7 में ही लागू हो गई। भारत इसका सदस्य है। अब हम समझते हैं आउटर स्पेस का मामला क्या है। पहले तो आउटर स्पेस समझेंगे, तब हमें चीजें थोड़ा स्पष्ट हो पाएंगी कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। आउटर स्पेस क्या है?
आउटर स्पेस है क्या? ये है हमारी पृथ्वी, ठीक। ये हो गया यहाँ तक हमारा वायुमंडल, और इसकी ऊंचाई है 100 किलोमीटर। ये क्या है हमारा वायुमंडल। यहाँ सब गैसें हैं, और इसके ऊपर का जो भाग है ये है बाह्य अंतरिक्ष। इसी को बोलते हैं बाह्य अंतरिक्ष या आउटर स्पेस, ठीक। और ये जो रेखा हमने जो खींची है, इस रेखा को बोलते हैं कार्बन लाइन, कार्बन रेखा, जो यह तय करती है कि सीमा बाह्य अंतरिक्ष और वायुमंडल की क्या है। और ये कार्बन रेखा कितनी ऊंचाई पर है? 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये कार्बन साहब एक अंतरिक्ष एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया है। यूएसए के वैज्ञानिक थे, एरोस्पेस इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर थे, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है कार्बन लाइन। तो अब हमने क्या समझा? पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर का संपूर्ण क्षेत्र, चाहे जो कुछ हो, क्या कहलाता है? बाह्य अंतरिक्ष कहलाता है। और पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा हम 100 किलोमीटर पर तय करते हैं, या 100 किलोमीटर की ऊंचाई से की ऊंचाई के बाद का क्षेत्र आउटर स्पेस कहलाता है। इसमें क्या क्या शामिल है? अब उसके बाद आपको जो दिखाई पड़ रहा है सब शामिल है। जैसे आपका सूर्य वाला क्षेत्र, सारे ग्रह, पिंड, धूमकेतु, गैलेक्सी, एक्स वाई जेड, जो भी आप सोच सकते हैं सब उसी में है। सारी सेलेस्टियल बॉडी उसी में आती हैं। अब आउटर स्पेस है तो यहाँ पर क्या होता है? क्या है? स्पेस है, तो यहाँ पर वायु नहीं होती है। वायु नहीं, जहाँ वायु नहीं वो होती है उसको क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं, या वैक्यूम। और जहाँ वैक्यूम होता है वहां पर क्या होता है? ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती। ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती, इसको बोलते हैं ध्वनि का ट्रांसमिशन, ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती। मतलब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आप वहां पर बातचीत नहीं कर सकते, बोल कर बातचीत नहीं कर सकते एटलीस्ट। तो ये हो गया वायु ना होने का पूरा। फिर होता क्या है वहां पर? अगर वायु नहीं होती है तो वहां पर दाब भी नहीं होगा, लेकिन वहां पर तापमान होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। जहाँ ओपन है वहां पर टेम्परेचर ज़्यादा है, और जहाँ शैडो है, मतलब जहाँ छाया पड़ती है, वहाँ तापमान बहुत कम है, ठीक। ये तो हो गई स्पेस की विशेषताएं। इसके अलावा वहां पर कॉस्मिक रेज पाई जाती हैं, जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं ट्रिटी की बातों पर। संधि की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? सबसे पहली बात है, आउटर स्पेस जो है उसका उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेंगे।
शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग करेंगे। किसका? बाह्य अंतरिक्ष का। इसका मतलब ये हुआ वहां पर परमाणु हथियार तैनात नहीं करने हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप सैटेलाइट रखिए वहां पर, बस। दूसरा, आउटर स्पेस के जो भी क्षेत्र है, मतलब बाह्य अंतरिक्ष पर सभी का अधिकार होगा। सभी का अधिकार मतलब सभी देशों का अधिकार, मतलब किसी के बाप का नहीं होगा, जैसे कि अमेरिका कब्जा नहीं करेगा, ठीक है। तो सभी का अधिकार होगा तो सभी लोग यूज कर सकते हैं। सभी लोग का मतलब सभी देश यूज कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, ठीक। और तीसरी बात है, वहां किसी का सावरीन अधिकार नहीं होगा, संप्रभु अधिकार नहीं होगा, संप्रभु अधिकार नहीं होगा किसी भी देश का। ये हमने जो लिखा है सभी का अधिकार होगा, इसका मतलब है संप्रभु अधिकार नहीं होगा किसी का। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण बातें इसकी। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।